नमस्कार, गुड मॉर्निंग बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेवर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलते ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो बढ़िया के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो पूजा पाठ करेंगे। जिसके बाद वो बाढ़ के लदमा अपने गांव जाएंगे। आपको बता दें कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी कर दिया है। अनंत सिंह 2016 से इस मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। तो ये बड़ी राहत अनंत सिंह को मिली है। AK-47 मामले में हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जेल से रिहा हो गए हैं और जेल से निकलते ही किस तरीके से जो उनके समर्थक थे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। और आप देखिए, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हैं जब अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। और अब कार्यक्रम उनका ये है कि बहड़िया के लिए वो रवाना हो गए हैं, पूजा पाठ वो करेंगे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी किया है। 2016 से इस मामले में वो जेल में बंद थे। और शशांक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शशांक, ये बड़ी राहत अनंत सिंह को मिली है, जेल से रिहा हो गए हैं, क्या और जानकारी? देखिए, बहुत बड़ी राहत अनंत सिंह को मिली है। AK-47 एवं घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। आज सुबह 5 बजे वो पटना के बेवर जेल से निकले। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ है। बेवर जेल के बाद समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहां से सीधे वो बढ़ैया के महारानी स्थान जा रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद वहां से बाढ़ के लदमा अपने गांव जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आज दिन भर वो वहीं पर रहेंगे। उसके बाद देर शाम में मोकामा जाने वाले हैं, जो उनका क्षेत्र है। उनकी पत्नी वहां से विधायक है। तो बिहार के सियासत के लिए भी एक बड़ी खबर है कि अनंत सिंह जो है बरी हो गए हैं। आगे चल के क्या वो चुनाव लड़ते हैं? अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, ये भी देखना होगा। समर्थक बेहद उत्साहित हैं और खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। जी ठीक है शशांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे कि कितने राक्षस थे। हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम आखिर ये कौन लोग थे और चाहते क्या थे? यहाँ पर मरीजों के बीच उत्पात करके, डॉक्टरों को पीट करके आखिर वो क्या हासिल करना चाहते थे? This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. तो देखिए, पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर कोलकाता की बेटी के साथ हैवानियत के पीछे कितने राक्षस थे। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। रेप और हत्या के आरोप में 33 साल के संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई है, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के भीतर गैंग रेप हुआ। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अस्पताल में भीड़ भेजने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या सबूतों को मिटाने की नीयत से अस्पताल पर धावा बोला गया था? या कोलकाता कांड की इस गुत्थी में ऐसे कई राज हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं? कोलकाता के आरजी अस्पताल पर अटैक करने वाली ये भीड़ किसने बुलाई थी? गुरुवार देर रात कोलकाता का आरजीकर अस्पताल आखिर युद्ध का मैदान कैसे बन गया था?
हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंस डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। जिस अस्पताल की सुरक्षा में पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात थी, उस अस्पताल के भीतर 1000 की भीड़ कैसे दाखिल हो गई? उन्मादी भीड़ आरजीकर अस्पताल में अटैक करने के मकसद से घुसी थी और अस्पताल के भीतर कैसा उत्पात मचाया, उसकी नजीर आपकी स्क्रीन पर गवाही बनकर मौजूद है। इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है और जिस तरह से इसको तोड़ा गया है उससे साफ पता लग रहा है कि ये अचानक से भीड़ अनकंट्रोल्ड नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूर्व नियोजित ये भीड़ थी। दंगाई जब उत्पात मचा रहे थे तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर भी सवाल पूछ रहे थे कि उत्पात मचाने वाली ये भीड़ कहां से आई है। अस्पताल में मची तोड़फोड़ को देखकर डॉक्टर रो रहे थे। खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर गुनी घुरे बेड़ाচ্ছে। आंखों से पानी आ रहा था। ये मेरा काम की जगह है। हर सुबह आते हैं हम लोग यहाँ पर। अपने काम की जगह मेरा घर है ये। यहाँ पर ये सब देख के ना आंखों से पानी आ रहा था और कुछ नहीं। बहुत खराब लग रहा है। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंक रही थी, लेकिन एक भी गोला फट नहीं रहा था। अब सवाल ये है कि क्या दंगाइयों की ये भीड़ सबूत मिटाने की नीयत से अस्पताल के भीतर दाखिल हुई थी? आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। ये सवाल इसलिए क्योंकि रात 11 बजे कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर सब कुछ सामान्य था। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। रात 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू भी हो गया था। लेकिन फिर अचानक अस्पताल परिसर के बाहर एक बहुत बड़ा ग्रुप जमा होने लगा। वो लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहा था और देखते ही देखते भीड़ हिंसक होकर अस्पताल में घुसने के लिए उतारू हो गई। हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा। भीड़ ने अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड के भीतर कैसी तबाही मचाई है वो देखिए। घुसते ही ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। देखिए तमाम जो मशीनें हैं डॉक्टरों की वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिख रही हैं। इससे जो दंगाई हैं उनके भीतर की नफरत का पता लगता है। बहुत सामान है, फ्रिज है, औषध है, सब छरका रहे, लाइट फ्रिज सब भांगचूर कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को उन्होंने तोड़ा है। किस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड पर चोटें की गई हैं और ये जाहिर है कि लोगों के पास सिर्फ हाथ से ही ये नहीं टूटे होंगे, बहुत सारे औजार लेकर के वो आए होंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो न टूटी हो। सवाल ये है कि अचानक इतनी भीड़ अस्पताल पर अटैक करने के लिए कैसे पहुंची? 1000 लोगों को एक साथ किसने जुटाया? अस्पताल के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने का मकसद क्या था? क्या आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात के पीछे बहुत बड़ी साजिश है? क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि कोलकाता आरजीकर अस्पताल कांड में कई बड़े बड़े लोग
शामिल है। कुछ डॉक्टरों के साथ मैंने बात भी किया, उनको आशंका है, हमको भी आशंका है। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करके आप सामने लाइए कि क्या सच है, क्या नहीं। आशंका ये है कि इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक बार सुनाई देता है कि ब्रेकेज हुआ है कॉलर बोन का, बाद में पुलिस बोलती है कि ब्रेकेज नहीं हुआ है, कहीं पे कोई बोल रहा है कि पेल्विक जो हड्डी होती है हमारी पेल्विक बोन, उसकी भी ब्रेकेज था। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने डॉक्टर्स के एक ग्रुप का हवाला देते हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात के पीछे ड्रग्स और सेक्स रैकेट का नाम लिया है। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे की भी नाम बार बार आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, एक भी महिला सांसद ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। टीएमसी के 2 सांसद, 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। आरजी कर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है। जरा सोचिए, एक अस्पताल जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, उस अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग का ये वो सेमिनार हॉल है जहां सोती हुई डॉक्टर पर अटैक किया गया था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह की दिल दहला देने वाली बातें सामने आई हैं, उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर को साजिश के तहत मारा गया है। पुलिस बोल रही है कि एक एक्यूज्ड है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, बोल रहे और भी लोगों को पकड़ेंगे, मालूम नहीं किसको पकड़ेंगे, इन्वॉल्वमेंट अगर एक का है तो। बाद में पुलिस पता चलता है मीडिया से मोर देन 1 सीमेन सैंपल मिला है, तो एक आदमी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये घटना घटने के बाद जिन लोगों ने काम किया, वो आके महिला डॉक्टर की गाड़ी को तोड़ा। ये सिर्फ रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है, ये जो घटना दर्शाती है। और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है, जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। रेप के आरोप में 33 साल के संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, उसके बाद लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है। This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. अभी तक जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रहा है, जो हम लोगों का विभिन्न डिफरेंट सोशल मीडिया और पीएम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं, उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंग रेप, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय 1 पर्सन। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से बात की है। पिता के मुताबिक बेटी ने बताया था कि वो अस्पताल में कुछ परेशान थी। उसका जो वीपी है, जो इमीडिएट सीनियर है, जिसका अंडर में वो काम करते थे, उसका ऊपर उसका बहुत दिक्कत था उसका। जब ये पता लगा बेटी के बारे में और आज की जो स्थिति है, भरोसा है कि सरकार इंसाफ दे रही है? भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, किसी का ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। मेरा जो सबसे बड़ा एजेंसी है क्राइम ब्रांच के, वो सीबीआई है, हम लोग जानता है, वही जानता है। उसको सब दिया गया हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट की अपने नजरी में ये तदंत होगा। और क्या बोले, सारा देशवासी इतना देखिए क्या कर रहा है सारा देश का लोग। ये सब मेरा लड़का लड़की मानता है हमको। एक लड़की गया है, 1 करोड़ लड़की लड़का लड़की मेरा सामने आके उसका विचार चाहिए। आखिरी बार जब अपनी बच्ची को देखा, उस पल को याद करके पिता बिलक कर रो उठे। को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आप पर? क्या बोले, इसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत है। 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है, हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया।
इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। क्या बोलूं, इतना एक लड़की का इधर। माँ कहती है कि आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इंसाफ होगा। যদি বিচার পায় তাহলেই আমাদের একটু আত্মার শান্তি হবে, আমার মেয়েটারও একটু আত্মার শান্তি হবে। আর এবং ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে, ऐसा घटना दुर्घटना किसी का पास যেন আমার মতো কোল ফাঁকা না হয়ে যায়। আর পুরো দেশবাসীর উপর আমাদের একদম অন্তর থেকে আস্থা আছে। और सवाल अब ये भी है कि क्या अस्पताल की बिल्डिंग के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था? अगर गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल हैं तो उनके बारे में अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगा है? क्या ट्रेनी डॉक्टर वाकई कुछ ऐसा जान गई थी जिसे सामने लाने से रोकने के लिए उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई? ट्रेनी डॉक्टर के पूरे शरीर पर जख्मों और चोटों के इतने गहरे निशान थे कि सुनकर हर कोई कांप उठता है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 33 साल का आरोपी संजय रॉय है, जिस पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने जब संजय रॉय का फोन खंगाला तो पता चला उसका फोन पॉर्न वीडियोस से भरा हुआ है। पॉर्न वीडियोस भी इतने खतरनाक हैं जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकता। संजय रॉय के फोन में मौजूद पॉर्न वीडियोस में भयानक हिंसा है। संजय रॉय के बारे में पुलिस को पता चला है कि उसे शराब पीकर ऐसे हिंसा से भरे अश्लील वीडियो देखने की लत है। आरोपी संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है और हिंसक व्यवहार की वजह से उसकी पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। इतना अच्छा लड़का जैसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा। अपने को भी तो खूब खराब लग रहा ना। ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा जो ऐसा इतना बड़ा घटना 3 घटना सुना, बहुत खराब लग रहा है। ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी, कोई अपना करियर खराब कर सकता है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन सवाल ये था अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ, क्या उस जघन्य अपराध को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया? ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले हैं। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे लेडी डॉक्टर चिल्ला न सके। लेडी डॉक्टर के पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें मिली। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उसकी आंख में धंस गए थे। दोनों आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पीड़िता की गला घोटकर हत्या हुई है और हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। जिस तरह के चोट के निशान पीड़िता के शरीर पर मिले हैं वो कई सवाल खड़े कर देते हैं। आंख से खून, नाक से खून, हड्डियों का टूटना और उसके साथ कई ऐसे मार्क्स जो ये बताते हैं कि ये किसी भी एक व्यक्ति का काम संभव हो ही नहीं सकता है। जब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 1 से ज्यादा लोगों की संभावना होना निश्चित है। पर आखिरकार पुलिस उनकी खोज कब तक कर पाएगी? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद से कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पहला सवाल, परिवार को फोन करके ये क्यों कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? दूसरा सवाल, लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिलने के बाद भी पुलिस ने परिवार से ये क्यों कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली? तीसरा सवाल, अगर कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही थी तो परिवार को बेटी की बॉडी देखने से पहले 3 घंटे तक अस्पताल में बिठाकर क्यों रखा गया? चौथा सवाल, क्राइम स्पॉट को सील न करके बगल के कमरे में तोड़फोड़ का काम क्यों शुरू किया गया? पांचवा सवाल, क्या क्राइम में शामिल और गुनाहगारों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है? छठा सवाल, क्या ट्रेनी डॉक्टर के पास वाकई ऐसी कोई जानकारी थी जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई? और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेवर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलते ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया है, जिसके बाद
वो बढ़िया के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद वो बाढ़ के लदमा अपने गांव जाएंगे। आपको बता दें कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी कर दिया है। अनंत सिंह 2016 से इस मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी और ये बड़ी राहत अनंत सिंह को मिली है। उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है। जेल से रिहा होते ही अपने गांव जा रहे हैं अनंत सिंह। AK-47 मिलने का ये पूरा मामला था। 2016 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा उन्हें सुनाई थी और सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी अनंत सिंह की तरफ से और अनंत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लोगों में इतना उत्साह है, मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लगा था कि राहत मिलेगी? बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। लगा था क्योंकि मामला कोर्ट में जब गया था तो हो रहा था बात की दोषी है ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे। भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है। दोनों भाई आप लोग पहुंचे, किस तरह स्वागत करेंगे आज पिताजी? नहीं, बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। पापा आएंगे बाहर, सब लोग साथ जाएंगे। तो अनंत सिंह के परिवार को आपने सुना, उनके बेटे को आपने सुना। उम्मीद वही जता रहे थे कि जरूर जो है पक्ष में फैसला आएगा और वही हुआ है। इंतजार कर रहे थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जेल से निकलते हुए अनंत सिंह। अनंत सिंह जी, आप अब आ गए हैं, बरी हो गए हैं, आपके समर्थक भी बहुत उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? काम करेंगे, जनता में घूमेंगे, जनता के बीच घूमिएगा। अब तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, लड़िएगा अगला साल। कितने आप खुश हैं? पूरा खुश है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके लाखों समर्थक हैं, सबसे मिलेंगे, कहना तो कुछ नहीं है। और क्या कार्यक्रम है आज का? कुछ नहीं, जाके कुल मंदिर में गोर लगेंगे, आप घर चल जाएंगे। महारानी स्थान जाइएगा बढ़ैया? हाँ, पहले पुरारक से शुरू करेंगे। तो बाहुबली अनंत सिंह पटना की बेवर जेल से रिहा हो गए हैं और जेल से निकलते ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो बढ़िया के लिए रवाना हो गए हैं। वहां वो पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद वो बाढ़ के लदमा अपने गांव जाएंगे। आपको बता दें कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी कर दिया है। 2016 से इस मामले में जेल में बंद थे अनंत और इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। और हमारे सहयोगी शशांक ने अनंत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। अनंत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कोर्ट ने आपको बरी किया, साक्ष्य के अभाव में आप बाहर आ गए हैं, आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं, आपके इंतजार में थे, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम तो बड़ी हो गए, तब नीपी सिंह दोषी हो गया, तब CBI से जांच मांगेंगे कि उस पर भी जांच होवे। हम बेमतलब के रहे इतना दिन, तो वो भी रहे। हम दिल्ली सरकार से मांगेंगे, बिहार सरकार से मांगेंगे कि CBI की जांच हो। IPS लिपि सिंह आपको फंसाई थी, आपका सीधा ये कहना है? हाँ, जब हम फंसाए हैं, हम निर्दोष साबित हुए, तो वो दोषी हुआ, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में आप 2019 से जेल में थे, आपका कीमती समय चला गया आपको? हाँ, हमारा कीमती समय चल गया। हमारा आदमी बाहर में किसी को मन नहीं लगा, सब ताकले रहा जेले गेट। अच्छा, अब आप बाहर आ गए हैं, बरी भी हो गए हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव है, आपकी सदस्यता चली गई थी जब आपको सजा हुई थी, जब आप दोषी ठहराए गए थे, लेकिन अब तो आप बरी हो गए हैं, तो क्या अगले साल चुनाव लड़ेंगे? उस चुनाव के जनता में घूमेंगे, जनता जैसा विचार करेगा उसका। कहे हम 55 जो हो चुके हैं, तो किसी को मौका देवे चाहेगा तो मौका हम देंगे। अच्छा, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला? हम सुने कि आप बढ़ैया जनता में घूमेंगे, आए हैं तो जहाँ जहाँ हम रहे कुछ जनता वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर, आपके समर्थक भी आरोप लगाते थे कि आपको फंसाया गया था, तो बात तो कुल साबित हो गया कोर्ट से, अब उससे ऊपर तो कोई नहीं है। हमारा लोग कहता था तो कोर्ट से भी तो वही बात हुआ। अच्छा, और ये बताइए सर कि लदमा में आप रहे 20 दिन, जब आप लोकसभा चुनाव के समय पैरोल में आए थे, ललन सिंह को लाभ हुआ, चुनाव जीत गए, वो तो हम नहीं बतावेंगे, तो जनता मालिक है, जनता बतावेगा। लाभ हुआ, घाटा हुआ, फायदा हुआ, वो तो जीते वाला बतावेंगे, आने तो जनता बतावेगा। अच्छा, आप कितने नहीं है? आप बहुत खुश हैं, चेहरे पे हाँ, पूरा खुश है। अपने आपके दोनों लड़के हैं, कल तिरंगा फहरा रहे थे, वो भी, हाँ, वो लोग भी बहुत खुश थे। हाँ, कुल खुश है। अच्छा सर, ये बताइए, अगले साल चुनाव है बिहार में, अभी तो केंद्र में NDA की सरकार, बिहार में NDA की सरकार, क्या लग रहा है अगला साल का विधानसभा? कुछ नहीं जान रहे हैं, कुल विषय में बाद में बतावेंगे, जब घूम लेंगे ना बाहर की रिपोर्ट लेके, अभी कुछ हम नहीं जान रहे हैं।
अच्छा, अभी बिहार सरकार आपकी नज़र में कैसा काम कर रही है सर? बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया। तेजस्वी यादव, जब आपको कोर्ट से बरी किया गया तो तेजस्वी यादव का बयान आया था कि बिहार सरकार कहती है कि हम लोग किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, लोग फंसाते भी हैं फिर बचाते भी हैं। उकुल बात बंगल में हम पढ़वे नहीं करते हैं के की बोला और ऐसा कोई मतलब नहीं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कैसा काम कर रहे हैं आपके नज़र में? खूब बढ़िया कर रहे हैं काम। आप कुछ चाहते हैं कि बिहार के लिए कुछ विशेष करें, विशेष राज्य का दर्जा? शुरू से बोले थे 10-20 को फैक्ट्री खोल दें, ये हमको नवयुवक के कुछ का काम धाम मिले। ये तो हम शुरू बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि मोदी जी बिहार में 10 को फैक्ट्री कब से कम खोल दें, जरा हमको जनता काम धाम करे। क्या लग रहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी हिट है, कोई नहीं हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। अच्छा सर, एक चर्चा ये भी है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, खबरें आ रही हैं कि आप 2-3 दिन में जदयू में शामिल हो सकते हैं विधिवत रूप से? नहीं, सब कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, कोई चर्चा नहीं, कोई मन ने बनाए, हम जनता मालिक है, जनता में जाएंगे, जो हमारा इंतजार कर रहा था सबसे मिलेंगे। और अभी आप कुछ कार्यक्रम तय किए हैं सर? क्या पूरा बिहार का भी दौरा करने वाले हैं? नहीं, सब हम कुछ नहीं तय किए हैं, बस अभी आए हैं, उसके बाद अब यहाँ रहेंगे, उसके बाद तय तू होगा, अभी कोई तय तू नहीं है। नीतीश जी से कोई मिलने का कार्यक्रम? अभी कुछ नहीं, अभी कोई प्लान नहीं। अच्छा, 2020 में सर आप आरजेडी से जीते थे, जब आपकी सदस्यता गई तो उपचुनाव हुआ विधानसभा का, मैडम भी आरजेडी से लड़ी, लेकिन अभी नीतीश जब महागठबंधन से एनडीए में आए थे तो मैडम एनडीए में आ गई। इतना आज पाड़िए कि जब हम इलेक्शन नीतीश अथी फंसाया गया तो लालू के पार्टी एक बकार नहीं बोला, हमरा ले गया था कि हम तो ललन सिंह तोड़ो तंग किया, हम लोग किया, दोनों भाई रहेंगे। अब भाई कैसन बना कि जब हम फंसे तो एक बकार होकर पार्टी का आदमी नहीं बोला, तखरे में बोल दिए कि जहिया मौका लगेगा ये बदला हम थोड़ा से लेंगे। आपको इस बात का तकलीफ है कि लालू जी अपने साथ आपको ले गए, लेकिन संकट के समय आपकी मदद नहीं? तकलीफ नहीं रहेगा आपको, हम यार ले गए, हमारा दुख हुआ तो आप लोग मुंह मोड़ लिए। एक बकार कोई बताया है कि लालू का आदमी बोला है कागो, तो नहीं बोला था, हम बोल दिए थे तक नहीं कि हमरो समय मिलेगा तो हम भी चुकेंगे नहीं। और इधर सर लगातार विपक्ष जो है बिहार सरकार को कानून व्यवस्था पे घेर रहा है। तो पार्टी जो रहता है ना, उल्टा सुल्टा के काम है, ओकरा विरोध बोलना है, एरा काम करना है, तो सब दिन चलते आया है। पक्ष विपक्ष देखते विधानसभा में बैठता है, विपक्ष सब दिन हुआ है, पक्ष विपक्ष होते रहेगा। मतलब आपके नज़र में बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? हमारे नज़र में कर रहा अच्छा, चले गए। तो ये देखिए अनंत सिंह हैं, समर्थकों के साथ हैं, समर्थक बेहद उत्साहित हैं। अभी ये जो है बढ़ैया जा रहे हैं महारानी स्थान बख्तियारपुर में, एक जगह अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं और कह रहे हैं कि हम लोग मजबूती से एनडीए में बने रहेंगे, हमको फंसाया गया था, ये साबित हो गया, सो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य के अभाव में हमको बरी किया गया, हम चुनाव भी लड़ेंगे, जनता जो है वो मेरे साथ है। देखिए फूलों की बारिश हो रही है यहाँ पर, अनंत सिंह पर ढोल बाजा बज रहा है, कार्यकर्ता उनके बेहद खुश हैं। 2019 में इस मामले में अनंत सिंह बेऊर जेल चले गए थे, लोकसभा चुनाव के समय कुछ दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन पैरोल पर आए थे, पैरोल खत्म होने के बाद वापस चले गए। अब पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है AK-47 एवं घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में। तो समर्थक जो हैं जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनके नेता छोटे सरकार अब बरी हो गए हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, बख्तियारपुर। तो बाहुबली अनंत सिंह को एक्सक्लूसिव आपने सुना, जेल से रिहा होने के बाद क्या कुछ उनका कहना था बिहार की राजनीति को लेकर और आगे क्या उनका रहने वाला है उसे लेकर भी उन्होंने बात की है। आज चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में फिर एक आदमी की हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के दूसरे दिन एक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैकेनिक को गोली पटना की पत्थर मस्जिद के पास मारी गई है, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर मिल रही है पटना से, जहां एक आदमी की हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के दूसरे दिन ये मैकेनिक बताया जा रहा है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुल्तानगंज थाने को सूचना मिली कि पत्थर की मस्जिद के पास एक व्यक्ति को गोली लगी। इसका सूचना का सत्यापन करने के लिए SHO सुल्तानगंज घटनास्थल पर पहुँच गया था। इधर एक व्यक्ति जिसका उम्र करीब 22 साल का लग रहा है, उसका गोली लेके इधर घायल पड़ा हुआ था, उसको तुरंत NM से शहीद किया गया, बट उसका मृत्यु हो चुका था। इसमें अभी तक की सूचना मिल रही है कि जो मृतक व्यक्ति का नाम रागिब है, जो खाचीकला का रहने वाला है। अभी इस पर बाकी FSL टीम को बुला लिया गया है और बाकी CCTV और अन्य साक्ष्य संकलन में पुलिस अपना काम कर रही है। हत्या का कारण अभी तक कुछ क्लियर नहीं आ रहा है और
बाकी पुलिस अपना घर कार्रवाई किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज मुंबई में एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव के सभी जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हो रही इस बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले जैसे बड़े नेता शामिल होंगे और चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है महाविकास आघाड़ी। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है, सभी जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल होने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक से पहले महासचिवों की यह बैठक होगी। देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और खबर ये भी है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि इसरो जो लगातार अपनी तैयारी कर रहा था अपने बड़े अभियान को लेकर, उसमें सफलता हासिल करने वाला है। आज ऐतिहासिक लॉन्चिंग करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 9:17 पर SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बारिश की। तो राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद इन शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा हाल जयपुर में खराब है। जयपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। गोपालपुरा इलाके में तो पानी दुकानों और घरों के अंदर घुस गया, जिसके बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे ही हालात मंगल विहार कॉलोनी में भी देखने को मिले, जहां पानी लोगों के घरों में घुस गया और वो अपना सामान समेटते हुए नजर आए। तो जयपुर में किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई हुई है, कई कॉलोनियां इस वक्त पानी की जद में हैं और किस तरीके से लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्की बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है और ये जयपुर की गोपालपुरा से लगती हुई मंगल विहार कॉलोनी है। आप देख सकते हैं यहाँ मकान भी बने हुए हैं और इसके अलावा अलग अलग कमरों में लोग भी रहते हैं, लेकिन सड़क का पानी कुछ इस तेजी से यहाँ भीतर घुसता है कि लोगों के लिए रह पाना बड़ा मुश्किल है। जितने भी ये कमरे हैं इनमें हम देख सकते हैं कि पानी के निशान अभी भी बाकी है। आपका कमरा है यहाँ? ये है, तो कैसे निकाला पानी, कब निकाला? पानी अपनी मर्जी से सूखा था, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से सूखा, और उधर से आता है बहुत स्पीड से आता है, तो वो लगे हुए हैं। तो ये बताइए कैसे रह पाते हैं फिर इसमें? रह पाते क्या, रोक उसको ऊपर से रोकते, जैसे सबरात नहीं सोते, सबरात नहीं सोते, जब नीर आ जाता है भाई तेज बारिश आएगी तो तेज बारिश नहीं रुकता ये स्टेज लगा हुआ है, ये यहाँ तक स्टेज लगा हुआ है, यहाँ तक आ जाता है। ये परसों की बारिश है, परसों की बारिश है, 13 तारीख की। 13 तो कम थी फिर भी आया नहीं, आज ज्यादा है, वो तो रोक दिया था, रोक दिया चलते चलते कट्टे लगा। हाँ, कट्टे लगा करके नहीं रखता ही नहीं है। तो घर का सामान वामान बचा हुआ है? सामान नहीं, अब तो बचा लिया हमने इसको, लेकिन परसों तो भेज गया पूरा ही। आपका नाम बता? मेरा नाम नत्था सिंह। तो नत्था सिंह बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई तक लगभग 1-1 फुट तक पानी आता है और ये हाल कमोबेश सभी कमरों का है और भीतर जाने के लिए भी रास्ता बड़ा मुश्किल है क्योंकि रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये तमाम बाशिंदे कोशिश करते हैं कि सड़क से जो तेज रफ्तार का पानी आता है उसको रोका जाए ताकि लोगों को यहाँ पर परेशानी न हो। इधर जयपुर की ही मंगल विहार कॉलोनी में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। यहाँ के हर घर में पानी से बर्बादी के निशान साफ दिख रहे हैं। लोग अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। जोरदार बारिश होने के बाद कुछ लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया कि पहनने के कपड़े भी नहीं बचे हैं और खाने का सामान भी पानी में खराब हो गया है। जयपुर से मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गोपालपुरा बाईपास पे जितने भी कारोबारी हैं उनके लिए कितनी मुश्किल की घड़ी होती है देख सकते हैं हम कि कुछ इस तरीके से ये पानी निकाला जा रहा है। ये एक कैफे है जहां पर सड़क से बहकर आने वाला पानी भीतर तक आता है और उसके निशान अभी भी हम देख सकते हैं कि पूरा फर्श गीला है। इसके अलावा जगह जगह पानी भरने की स्थिति है और ऐसे में कारोबार को यह व्यक्ति क्या कर सकता है और ये आए दिन की परेशानी है। इस कैफे के मालिक हैं इस वक्त हमारे साथ। आपका नाम बताएं? सर मैं अड्डा चाय सुट्टा कैफे से हूँ। मेरा नाम यशवंत शर्मा है। सर ये बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त पानी भर रहा है। सर क्या करे, हमारे तो व्यापारी आदमी हैं, काम दाम कुछ होता नहीं। ये पानी सर 3 दिन तक यहाँ से निकलेगा नहीं
क्योंकि नाले वगैरह यहाँ के सब खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है, सब जगह कंप्लेंट कर दी गई है, कोई सुनवाई नहीं है। यशवंत, थोड़ा सा ही पानी आता है तो भीतर बारिश होने से सर ये देखो हालत देखो सर, कब से पानी फेंक रहे हैं, जब से बरसात आई है कंटिन्यू पानी देख। अरे हमें तो सर अब यहीं रुकना है, यहीं रहना है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते पानी के चक्कर में। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो थोड़ी बारिश होती है और पानी सर ये 1 घंटे की बरसात है, अगर 5 घंटे बरसात आ जाए तो क्या हो। तो जैसा यशवंत बता रहे हैं कि इस वक्त हम हाल देख सकते हैं इस कैफ़े का, यहाँ पर ग्राहक कैसे आएंगे, कैसे कारोबार होगा, क्योंकि तमाम फर्नीचर यहाँ भीगा हुआ है, फर्श पूरी तरह से पानी, यानी कि किचन भी बता रहे हैं कि यहाँ पर किचन में भी इस वक्त पानी भर जाता है। और ऐसे में अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोगों के लिए थोड़ी बहुत बारिश भी कितनी बड़ी परेशानी की वजह बनती है कि सड़क पर होने से ये सीधा पानी भीतर की तरफ आता है और बाहर हम देख सकते हैं कि नदी एक तरीके से कही जा सकती है। और अब जैसे ही बारिश शुरू होगी तो ये पानी की रफ्तार भी तेज़ होगी और ऐसे में जितने भी दुकानदार हैं उनको इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सड़कों पर भरे पानी को निकालने के लिए जयपुर नगर निगम जुटा हुआ है, लेकिन जुगाड़ से 2 ट्रैक्टर से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंप काम नहीं कर रहे। जयपुर से मनीष शर्मा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बारिश लगातार हो रही है और सड़क पर इस वक्त दरिया बना हुआ है, लेकिन नगर निगम कुछ वैकल्पिक इंतजाम करता है। यहाँ पर पूरा सीवरेज सिस्टम और नालियाँ बंद हो चुकी हैं, निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में जब पानी भरता है तो उसे निकालने के लिए ये ट्रैक्टर भेजा जाता है जो पंप की सहायता से पानी निकालता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पंप भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। भैया क्या हुआ, पानी नहीं निकाल रहे? निकालेंगे सर, निकालेंगे पानी। निकाला पानी एक बार में? हाँ 2 बार चालू किया था तो बीच में कोई मिस्टेक आ गई थी। एक बार तो पाइप का टुकड़ा नहीं था जो वो सेठ जी लाने गए थे तो पानी पाया गया। आपका नाम बताएं। नितिन। तो नितिन ये पानी ऐसे ही रहेगा, निकल नहीं पाएगा? सर अब देखो निकालने के लिए तो अब टीम आएगी निकालेगी वो, और एक ट्रैक्टर और आ रहा है, अभी रात में ही आएगा वो, थोड़ी देर में घूम के, और वो भी लग जाएगा तो दोनों ट्रैक्टर से जल्दी काम हो जाएगा। तो ट्रैक्टरों से पानी निकालने का नगर निगम का ये जुगाड़, और ऐसे में ये पानी कितने घंटों में निकलेगा, क्योंकि काम यहाँ हो नहीं रहा, कभी पाइप की दिक्कत है तो कभी पंप की दिक्कत है। और ऐसे में सड़क पर जो जयपुर की प्रमुख सड़क है, क्या हाल है यहाँ आसपास रहने वाले, यहाँ कारोबार करने वालों का, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। तो देखिए सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि बाढ़ और बारिश की सितम की तस्वीरें दूसरे शहरों से भी सामने आई है। राजस्थान के पाली में गुड़िया नदी में अचानक से पानी आने से 3 बच्चे, एक महिला और एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ के बाद, बारिश के बाद हालात पैदा हो गए हैं। ये पाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी भर गया है, लोग इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और देखिए किस तरीके से पानी को पार करने की कोशिश करता हुआ ये परिवार बीच रास्ते में ही फंस गया, जिसके बाद जो टीम थी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई शहरों में हाल बेहाल है, जगह जगह जल भराव हो गया है और इसी तरीके की तस्वीरें कई और शहरों से भी सामने आ रही है। 15 अगस्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और कुछ ऐसी खबर जब मिलती है तो तुरंत लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। कैसे हालात पैदा हो गए थे आप देखिए, जान जोखिम में डालकर ये कुछ लोग थे जो पानी को पार कर रहे थे और बीच रास्ते में ही फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। तो एमपी के गुना से भी बाढ़ बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और भगत सिंह कॉलोनी के घरों में पानी भर गया है। स्कूल, रेलवे ट्रैक, बिजली स्टेशन, सब जगह इस वक्त पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीरें हैं। आप देखिए, चाहे घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, हर जगह पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है और किस तरीके से इस पानी से निकलने की जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है उसकी तस्वीरें आपके सामने। घुटनों तक पानी भर गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे मशक्कत करके जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सामान बर्बाद हो गया है, लेकिन राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है। एमपी के भी कई शहर इस वक्त ऐसे हैं जो पानी की जद में हैं।